हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो आज हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसमें हम पढ़ चुके थे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स और वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आज जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है और जो भी फोटोसिंथेसिस के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो सब हमें पता है, राइट। तो आज हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। तो इसका सिंपल सा आंसर तो आपको पता होगा कि एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक तरह का प्लास्टिड होता है, जो कि आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, एक तरह का प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर का है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए अभी तक कि क्लोरोफिल कई टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफिल ए, बी, और कहा जाता है कि ये जेड तक होते हैं, बट आपको क्लोरोफिल ए और बी के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है, राइट। तो चलते हैं आगे। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस में हमें सबसे पहले पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक एक डिटेल के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो मैं अपना कैमरा आई थिंक यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ खाली जगह है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन द फोटोसिंथेसिस चैप्टर, जिसके बारे में जिसे हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, diagrammatic representation of electrograph of a section of chloroplast। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जितनी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टार्च ग्रेन्यूल है, फैट ड्रॉपलेट्स हैं आपके, यहाँ पे वो है राइबोसोम्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। तो इतनी जो डिटेल्स हैं ये एक्चुअली आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज है उसके बेसिस पे दिया हुआ है, राइट। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ ताकि सारी लेव्स दिखाई दे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो जो सेल है उसमें कुछ ही ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये तीन जो है सबसे ज्यादा फेमस है और यही तीनों मैक्सिमम पाए जाते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये बात को आप सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखिए। एक और छोटी सी डिटेल, ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल होती है। ये सब जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनके इसमें ये सही होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये ज़्यादा परमिएबल होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी कम परमिएबल होती है, राइट। देन वी सी ग्रेना। ग्रेना किसे कहते हैं? थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, आप ये जो एक डिस्क देख रहे हैं यहाँ पे, एक मतलब ऐसे करके एक डिस्क है, उसके नीचे एक और डिस्क ऐसे लगी हुई है, फिर एक और नीचे डिस्क लगी हुई है। तो ये जो एक डिस्क है आपकी, इसको कहते हैं आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को जो अगर आप एक कॉइन की तरह देखें, तो ये कॉइन्स जो है एक के ऊपर एक अगर स्टैक कर रहे हैं तो बहुत सारे जो एक स्टैक कॉइन हो गए, एक स्टैक बना ले, उस पूरे स्टैक को कहते हैं ग्रेना, राइट। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। देन वी हैव स्ट्रोमा लैमेला या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड भी कहते हैं इसे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ग्रेना हो गया जिसमें बहुत सारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये एक ग्रेना हो गया, इसमें आई थिंक 3 थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो आपका स्पेस दिया हुआ है, ये वाला, ये होता है आपका स्ट्रोमा लेमेला, यानी 2 ग्रेना को जोड़ने वाला जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला, या फिर 2 ग्रेना के बीच में, इसलिए इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। यहाँ पे भी जो फोटो सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं, ये आप मिसकंसेप्शन ना रखिएगा। स्ट्रोमा कहते हैं किसी भी जो मैट्रिक्स होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है, यानी जो लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर सारा का सारा जो चीज़ है, जो भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ग्रेना है, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड है, जो भी आपका डीएनए एक्सेट्रा है, वो सारा का सारा जिस चीज़ में पड़ा हुआ है लिक्विड पार्ट, उसे कहते हैं हम स्ट्रोमा, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन वी हैव राइबोसोम्स। आपको पता है कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, बट ये राइबोसोम्स जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनमें कि ये जो राइबोसोम्स हैं वो होते हैं आपके 70S। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि होता है एक्चुअली प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो आपका राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लेबलिंग नहीं की गई है, आप इनको लेबल कर लेंगे, दिस इज आपका डीएनए। यहाँ पे डीएनए है हाईली कॉइल्ड स्टेट में। तो ये जो ऑर्गेनल्स है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके अंदर अपना राइबोसोम एंड साथ ही साथ अपना डीएनए होता है, यानी कि प्रोटीन और डीएनए दोनों, यानी कि पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा कंट्रोल कर सकते हैं, जो खुद से
मैक्सिमम टाइम्स, उसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो आपका क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हो गया सेल का, यानी ये अपने मेटाबॉलिज्म को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। और फोटोसिंथेसिस में तो आपको वैसे ही पता है कि ये जो है फूड को सिंथेसाइज भी कर सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप देख लीजिए तो वो जो है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एनर्जी ये भी प्रोड्यूस करता है, आपको पता होना चाहिए कि एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन उसे कहते हैं जो कि इस एटीपी और एनएडीपीएच इन लाइट रिएक्शन से निकली हुई एनर्जेटिक कंपाउंड्स को यूज करके फूड का सिंथेसिस करे। तो यहाँ से छोटे से क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, या फिर ये कहीं कि जब लाइट हो, राइट, तो वो डे टाइम ही होता है मैक्सिमम टाइम्स, अगर आप रात में लाइट लेके ना खड़े हो पौधे के साथ। और दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। हाँ, एक और बात है कि सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अगर आप बल्ब लगा दें पौधे के पास तो उससे भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, अगर उसकी इतनी एनर्जी है, मतलब अगर वो विजिबल लाइट की अगर लगाएंगे तो वो उससे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। देन वी हैव द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन को ऑल्सो कहते हैं कार्बन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बन को रिड्यूस करके फूड का सिंथेसिस होता है यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये जो है डे और लाइट दोनों में होगा। ये कंफ्यूजन हो जाती है, डार्क रिएक्शन लिखा है तो हमें लगता है डार्क में होगा, ये अंधेरे में होगा इसलिए रात में लिखते हैं। नहीं, ये दिन और रात दोनों में होगा, क्योंकि इसे बस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है यानी एटीपी और एनएडीपीएच ये चाहिए, तो ये तो उसे दिन में भी मिल रहे हैं। और कुछ बच जाएंगे जिन्हें यूज नहीं कर पाएगा, वो रात में यूज करेगा। तो दिन और रात दोनों में डार्क रिएक्शन होती है, यानी फूड की सिंथेसिस दिन और रात दोनों में होती है, लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है, फोटोसिंथेसिस रात और दिन दोनों को मिला के होती है, राइट। बाकी एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो बहुत जल्दी बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही जल्दी जो सारी की सारी प्रोसेस है वो करते हैं। जितना हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम लगाएंगे शायद उसमें बहुत मतलब आई थिंक लैक्स या फिर करोड़ में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बन जाएंगे किसी भी एक प्लांट में। आप एक लीफ में ले लीजिए उतना काफ़ी होगा, एक क्लोरोप्लास्ट में ले लीजिए फिर भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपके ग्लूकोज बन जाएंगे उतने टाइम में, राइट। देन वी सी कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, हमने पढ़ा कि उसके अंदर मेनली जो चीज़ है जो कि फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, यानी कि जो लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है, जो लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है, दैट इज योर क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, इसीलिए तो उसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, इसीलिए तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर का है। तो ये ग्रीन कलर के जो पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो आखिर होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि achromatic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in the leaf is not due to a single pigment but due to 4 different pigments। यहाँ पे एक्चुअली पिगमेंट नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। एक्चुअली ये पिगमेंट्स का ग्रुप है जो आप कह रहे हैं क्लोरोफिल ए, तो आप क्लोरोफिल ए को तो हाउएवर सिंगुलर मान भी सकते हैं, हाउएवर क्लोरोफिल ए भी बहुत टाइप के होते हैं थोड़े से डिफरेंस के साथ, लेकिन क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एक पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल्स लिखा हुआ है यानी कि येलो कलर के पिगमेंट्स, यानी कि वो पिगमेंट्स जो कि येलो कलर देते हैं प्लांट के लीव्स को या फिर किसी भी ग्रीन ऑर्गेनिज्म को, उसे कहते हैं ज़ैंथोफिल्स। उन सारे पिगमेंट्स को एक ज़ैंथोफिल नामक जो आपका ग्रुप है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। देन वी सी कैरोटिनॉइड्स, ये जो है हल्का सा रेडिश, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो या फिर येलो ऑरेंज। हाउएवर आप बीटा कैरोटीन वगैरह लें तो वो रेड कलर के होते हैं, प्योर रेड होते हैं, ब्लड रेड, एंड बाकी जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो स्लाइटली ऑरेंजिश या येलोइश होते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे येलो टू येलो ऑरेंज दिया हुआ है, यहाँ पे आप येलो ऑरेंज को ज़्यादा कंसिडर करें। तो ये जो 4 मेन ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। थोड़ा सा और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर को और डिटेल में जानने वाले हैं। लास्ट में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जहाँ पे हम क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल के फॉर्मूले हाउएवर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैरोटिनॉइड्स का भी हम एक जनरल फार्मूला जानने वाले हैं। ज़ैंथोफिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और कैरोटिनॉइड्स के भी, जो कि आपको जानने इंपॉर्टेंट है। एक और पिगमेंट बाकी रह जाता है जो कि है बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ए से ही इंस्पायर्ड एक पिगमेंट होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं वो किसी न किसी तरह प्रिकर्सर हैं या फिर
प्रिकर्सर हैं या फिर एक आप कह सकते हैं पूर्वज हैं हमारे मॉडर्न डे प्लांट्स के, राइट। तो आगे हम देखें कि हम ये जानते हैं कि जो आपके सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट लाइट, जो आपका डिफरेंट लाइट के कलर्स हैं उनसे। साथ ही साथ आप यहाँ पे 3 ग्राफ्स देख रहे होंगे, यहाँ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और यहाँ पे आपके नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट जो आपके जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरीके से लाइट की वेवलेंथ पे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके दिया हुआ है। देन वी हैव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम O2 के रिलीज के ऊपर कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते। सो जितना ज्यादा O2 जब रिलीज हुआ उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या डिपेंडेंसी है ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और साथ ही साथ लाइट एब्जॉर्ब, यानी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसमें। यहाँ पे आपका कंपैरिजन के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला ग्राफ देखें। पहले ग्राफ में आप ध्यान दे रहे होंगे कि क्लोरोफिल ए का दिया हुआ है आपका ब्लू वाला जो आपका लाइन है वो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें अगर, तो जो ब्लू वाली लाइन है ये जा रही है आपकी सबसे पहले ऊपर वॉयलेट कलर के पास, वॉयलेट कलर पे थोड़ा सा डिप करती है, ब्लू तक जाते जाते ये एकदम टॉप से आके वापस नीचे आ जाती है। उसके बाद ये सारा का सारा ग्रीन, येलो, ऑरेंज में बिल्कुल नीचे रहती है। ऑरेंज पे जाके यहाँ हल्का सा डिप आता है, मतलब ऊंचा होता है, और फिर वापस ये रेड पे एकदम पीक पहुंचती है, एंड देन उसके बाद नियरली खत्म, राइट। उसके बाद आप देखिए क्लोरोफिल बी का, तो क्लोरोफिल बी भी लगभग सेम रिएक्ट करती है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखें तो ये भी ऊंचाई छूना स्टार्ट कर देती है अराउंड वॉयलेट, अब पूरा का पूरा ब्लू पे जाके ये जो है पीक पहुंचती है। जबकि आप ए का देखें तो वो ब्लू पे पहुंच चुकी होती है और वो वापस आ रही होती है, राइट। यहाँ पे देखें आप, तो क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू पे जाके पूरा पीक आती है एंड वापस नीचे एकदम क्लोरोफिल ए की तरह ही। और यहाँ पे आप देखें कि ये भी क्लोरोफिल ए की तरह ही रेड के पास जाके पीक पहुंचती है, लेकिन इसका पीक क्लोरोफिल ए से कम होता है। देन वी हैव द कैरोटिनॉइड। ज़ैंथोफिल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि ज़ैंथोफिल का डायरेक्ट रोल नहीं होता है, बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस में, ज़्यादा उनका रोल कलर प्रोवाइड करने में, डिफेंस में होता है, और थोड़ा बहुत वो लाइट को ट्रांसफर करते हैं कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल बी और ए को, राइट। तो आप कैरोटिनॉइड्स के देखें तो उनका थोड़ा सा और डिफरेंट है, ये जो है और भी ज्यादा ऑरेंज या फिर जो आपका ऑरेंज नहीं, आपका ग्रीन और येलो कलर है उसकी तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। आप देखें ये थोड़ा सा ऊंचा तो है यहाँ पे अराउंड वॉयलेट, बट इसका जो पीक है वो एक बार तो ब्लू के पास आता है और एक बार अराउंड आपका ग्रीन या फिर येलो के पास आता है, और ये खत्म होता है जाके यहाँ पे येलो के पास, राइट। तो उसके बाद इसका आगे जाके रोल नहीं बचता है। देन वी सी कि जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अगर आप यहाँ पे देखें जो कि विद रिस्पेक्ट टू O2 के रिलीज में दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन है और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों की दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी, ऐसा लगता है जैसे उसी लाइन को थोड़ा सा किसी बच्चे ने बना दिया गलत तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए जो है अराउंड ब्लू, यहाँ पे अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें, अगर मैंने मैथ्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो ये देखिए अगर उसी लाइन को हम नीचे एक्सटेंड करें, स्ट्रेट नहीं है बट नियरली स्ट्रेट है, कि क्लोरोफिल ए जहाँ पे पीक कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे पीक कर रही है, और क्लोरोफिल ए जहाँ पे बिल्कुल डेड है वहीं पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम हो जाती है। क्लोरोफिल ए जहाँ पे अगेन मैक्सिमम पीक लेती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अगेन वहीं पे पीक करती है। अगर मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेट बनाऊं तो ये बिल्कुल वहीं पे जाके लाई करेगा, राइट। यू कैन सी इट कि क्लोरोफिल ए और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सेम लगते हैं हमें। थोड़ा सा डाइवर्जन इसलिए है क्योंकि इस एरिया में क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और थोड़े बहुत ज़ैंथोफिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ मिल जाते हैं, और उनके वर्क की वजह से यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इसे होना यूं चाहिए था बट ये थोड़ा सा ऊपर इसलिए रह गया क्योंकि कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो है इसी एरिया में काम करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि जो क्लोरोफिल ए है वही मेन पिगमेंट होगा, क्योंकि उसी का जो वर्क है वही मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इस ग्राफ को हम इस तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन भी यही आएगा आपका। देन वी सी कि लाइट एब्जॉर्ब्ड, ये वाला तो 100% जो है क्लोरोफिल ए वाला ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरोफिल ए वाला ही एग्जैक्ट है। इससे क्या पता चलता है
कि जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हुई, भले किसी ने भी करी हो, लेकिन एंड में वो क्लोरोफिल ए ने ही एब्जॉर्ब करी है। इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, मास्टर पिगमेंट कहते हैं और फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट कहते हैं। ये वर्ड्स अगर आप नीट में देखें तो क्लोरोफिल ए का जिक्र हो रहा है वहां पे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट। और जब हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं तो वो आपका बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है, हम उस टाइम क्लोरोफिल ए की ही बात कर रहे होते हैं। वो जो है हायर प्लांट्स वाला ही पिगमेंट होगा, फॉर्मूला भी है तो वही है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, राइट। हाँ, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजें देख ली जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ये ग्राफ, राइट। तो हमने यहाँ तक जो है आप देखें कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि जो आपके जितने भी फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। साथ ही साथ हमने उनके तीनों की तीनों ग्राफ्स को समझा, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर किसी ने आपको समझाया नहीं वो ग्राफ्स। साथ ही साथ हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जाना और वो सेमी ऑटोनोमस बॉडी कैसे है इसको जाना। सेंट्रल डोगमा को वो कंट्रोल कर सकते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दो और होते हैं जो कि होता है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट अपना मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम हद तक खुद कंट्रोल कर सकता है और फोटोसिंथेसिस की का जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो पूरा का पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट में ही होना है। सो दिस इज द मास्टर ऑर्गेनल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और इसी तरीके से आगे आप स्टडी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।